हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे मौज मस्ती के साथ। थोड़ा सा अभी क्रूशियल टाइम है, थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से पढ़ना है। नहीं, अभी तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है, जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपने वो वीडियो ही नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं भी जब बना रहा था तो मुझे भी काफी उत्साह आ रहा था देखकर कि इतने जब बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे टॉप नहीं करेंगे। तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को और उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिए ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाए, अपने माँ पिताजी का नाम रोशन कर पाए और आपके माता पिता, आपके घर के लोग, आपके गांव के लोग आप पर गर्व कर सके और साथ साथ मैं भी आप पर गर्व कर सकूं और गर्व से कह सकूं कि लड़का मेरे द्वारा पढ़ाया गया। तो आज से मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके इस इंपॉर्टेंट मिशन में मेरा क्या रोल रहेगा। मेरा रोल ये रहेगा कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, 10th का साइंस, कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा और जितने दिन में मैंने पूरा करने का वादा किया था उतने दिन में पूरा भी कर दूंगा, यानी कि 4 महीने के अंदर। तो 10th के साइंस पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग को होना भी चाहिए। साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। एक और शब्द है इल्म। तो साइंस कहां से निकला हुआ एक और वर्ड है सिंथिया। थोड़ा सा आप देखिए इन चारों शब्द का मतलब समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर बात करें सिंथिया जो है कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। साइंस जो है कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। साइंस कहां से आया है, सिंथिया से आया है। विज्ञान कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द। इल्म कौन सा शब्द है, अरबी शब्द। इन सबका मतलब क्या होता है, इन सबका मतलब एक ही होता है, वह है विज्ञान, वह है साइंस, वह है इल्म, वह है सिंथिया। आप जो कहना पसंद करें। एक और बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विशेष ज्ञान। हिंदी में कहा तो विशेष ज्ञान, ठीक है। स्पेशल नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में अधिक जानकारी, स्पष्ट जानकारी, सही जानकारी रखना, क्या है, साइंस। जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, इस मार्कर को खोल रहा हूं, खोलने के बाद मुझे दिखेगा इंक। नहीं, अब ये इंक कैसे काम कर रहा है, ये इंक कैसे चल रहा है, ये जब मैं इसे लिख रहा हूं तो फिर ये दिखाई कैसे दे रहा है, हम हाथ से लिख रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, सबके बारे में जानोगे। आप जो ये मुझे अपने सामने देख पा रहे हो अपने कैमरे की, ये भी किसकी वजह से है, साइंस की वजह से। ये रातों में चांद का होना, दिन में सूरज का उगना, ये भी किसकी वजह से है, साइंस की वजह से है। 4 तरह के मौसम होना, जाड़ों का मौसम होना, बरसात होना, बरसात में पकड़िया तोड़ के खाने का मन करना, ये भी किसके कारण है, साइंस के कारण। एक घर घर की आवाज आना, आपके कानों का सुनना, ये साइंस का काम है। सब कुछ साइंस, सब कुछ। कई बार क्या होता है, साइंस जो है टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। जैसे आप एक फोन से अपने मुझे देख पा रहे हैं, इसके सबसे पहले क्या आया होगा, कैमरा आया, और कैमरा को धीरे धीरे फोन में भी फिट किया गया, इस कारण आप मुझे देख पा रहे हो। हम लोग डाटा लेकर आए, नेटवर्क लेकर आए, उससे आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो। बिना नेटवर्क के कनेक्ट कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना।
तो ये सभी साइंस है। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है साइंस और एक होता है टेक्नोलॉजी। कई बार साइंस टेक्नोलॉजी को लाता है, जैसे आपका फोन दिख रहा है, ये साइंस की वजह से आया है। साइंस नहीं होता फोन नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, आपके घर में जो पंखे चल रहे हैं वो नहीं होते। कई बार टेक्नोलॉजी साइंस को लेकर आती है। जैसे आपका जो साइकिल है, सोचो साइकिल में अगर पहिया ना होता तो क्या वह साइकिल चल पाता? आप कहोगे बिना पहिया के साइकिल कैसे चलेगा? हम ये टूट जाएंगे उल्टे में, अगर बिना पहिया का चलेगा तो नहीं जी, चक्का के जगह आप ही टूट जाएंगे। तो वास्तव में विचार कैसे आया होगा? लोगों ने पत्थर ढुलकते हुए देखा होगा, इसीलिए शायद उन्हें विचार आया होगा मगर पहिया बना। नहीं, यही हो सकता है। तो पत्थर ढुलकते हुए देखा तो वह साइंस, पहले से टेक्नोलॉजी था, पत्थर ढुलक रहा है, अब उन्होंने उस टेक्नोलॉजी से साइंस प्राप्त किया और उस पत्थर के जगह पर पहिए का आविष्कार किया, बैलगाड़ी बनाया, बैलगाड़ी से हम लोगों ने साइकिल बनाया, साइकिल से मोटरसाइकिल बनाया, कार बनाया, बस बनाया, ट्रक बनाया, रेलगाड़ी बनाया, हवाई जहाज तक हम लोगों ने बना ली। सभी किसका कमाल है? साइंस का कमाल, साइंस का करिश्मा। यहाँ तक कि आप दिन भर की जो भी चीजें यूज करते हैं सभी साइंस की वजह से बने। आपका शरीर भी विज्ञान का एक अद्भुत और अनोखा उदाहरण है। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है। किसी भी चीज के बारे में पढ़ना साइंस, किसी भी चीज के बारे में। तो विज्ञान को हम परिभाषित कर सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। किसी भी विषय के बारे में परिभाषा देखिए, छापने का काम करेंगे अभी आप लोग। किसी भी विषय के बारे में सुरुचिपूर्ण ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित रूप में प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान का अध्ययन करना विज्ञान। देखिए कोई गिनी चुनी हुई परिभाषा नहीं है, ना ही किसी बुक से उठाया गया है, तो इसलिए आपको समझने में परेशानी नहीं होती। सुरुचिपूर्ण मतलब होता है जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसमें आपको रुचि आए पढ़कर। ऐसा नहीं कि पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिए, देखो विद्युत बह रहा है बह रहा है बह रहा है, आपको विद्युत नहीं समझ में आ रहा है कि विद्युत कैसे बह रहा है। जैसे हम चश्मा पढ़े थी, नेत्र पढ़ाए ही नहीं, लाइट पढ़ाए ही नहीं, आपको बता दिए कि देखिए आँख कैसे काम करता है। तो भाई पहले आपको लाइट के बारे में तो पता होना चाहिए ना, नेत्र पढ़ने से पहले। नहीं, किसी भी प्रकाशिक यंत्र को पढ़ने से पहले हमको तो पता होना चाहिए प्रकाश कैसे काम करता है, प्रकाश होता क्या है। तो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन होना चाहिए, सुरुचिपूर्ण ढंग से, आपको पढ़ने में आनंद आए और बात सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थित करके देंगे गलत तरीका से, गलत कर दोगे तो फिर वो विज्ञान तो सही भी होना चाहिए। तो इसीलिए उसको प्रयोग द्वारा, परीक्षण द्वारा प्रमाणित करेंगे, उसके बाद जो ज्ञान मिलेगा वही विज्ञान है, उसी का अध्ययन करना विज्ञान। अब देखिए साइंस को अगर हम बांटना चाहें, ठीक है, तो दो तरह से बांट सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज का जब आप अध्ययन करोगे तो या तो वो निर्जीव होगा नहीं तो सजीव होगा। जैसे आपका फोन क्या है? निर्जीव है। जैसे आप क्या हो? सजीव हो। जैसे आपके पास में रखा हुआ बोतल क्या है? निर्जीव है। जैसे आपका कॉपी, पेन, सभी क्या है?
निर्जीव है। जैसे बाहर से आ रही है आपकी तरफ लाइट, क्या है? निर्जीव। बाहर से जो हवा आ रही है जिस पेड़ की तरफ से, वो क्या है? आपको सजीव है। जो चू चू की चूहों की आवाज सुनाई दे रही है आपको, वो क्या है? सजीव। लेकिन जो आवाज आ रही है निर्जीव है। तो साइंस को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक हो गया निर्जीवों का अध्ययन, माने निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं आप। एक हो गया सजीवों का अध्ययन। निर्जीवों का अध्ययन करेंगे तो एक हो गया सजीव का अध्ययन। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग साइंस का वर्गीकरण करते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि साइंस को आप दो पार्ट में बांट लीजिए। एक हो गया निर्जीव का अध्ययन, दूसरा हो गया सजीवों का अध्ययन। मैंने कहा कि जो आप निर्जीवों का अध्ययन कर रहे हो उसको भौतिक विज्ञान मैंने नाम दे दिया, और इंग्लिश भी बता दिया आपको। चलो बता देते हैं फिजिकल साइंस। इतना अंग्रेजी तो आता ही नहीं। वैसे भी साइंस आप बिना इंग्लिश के पढ़ सकते हो क्या? अभी तो संभव नहीं है, आगे देखेंगे। दूसरा हो गया जीव सजीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान। इसको भी अंग्रेजी बता दे, सब बता देते हैं। बायोलॉजी कहो या बायोलॉजिकल साइंस कहो, कुछ कहो, तुम्हारा हम भाई हमारा। भौतिक विज्ञान को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। अब कोई भी निर्जीव वस्तु होगा, एक तो होगा जिसको हम लोग देख रहे हैं, जैसे बोतल। एक हो गया जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे इसकी टीम के अंदर छोटे छोटे कण होंगे, उसको हम लोगों को दिख रहा है, सब टोटल ना दिख रहा है। तो इसको हम लोग, एक हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं, यानी अस्थूल वस्तुओं का। और दूसरा हो गया सूक्ष्म। अस्थूल माने बड़े वस्तुओं का, जैसे आप ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे आप पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे आप पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे हो। अगर अस्थूल वस्तुओं का अध्ययन करोगे आप, तो इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। इस पार्ट के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? तो हो गए फिजिक्स। सूक्ष्म वस्तु, छोटे छोटे वस्तुओं का अध्ययन कीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। इसका भी अंग्रेजी तो आपको पता ही होगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। वाह, लिखते केमिस्ट्री है लेकिन पढ़ते केमिस्ट्री। आगे बताइए, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट सकते हो। ये सब बेसिक चीजें है, आपने चौथी पांचवी में जरूर पढ़ी होगी। जीव विज्ञान दो भागों में, जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। शुद्ध संस्कृत शब्द है वनस्पति विज्ञान, जिसको नाम लेते ही आपके मन में आनंद की भावना प्रस्फुटित हो रही होगी। जीव जंतु विज्ञान को हिंदी कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। बोटानी। वनस्पति विज्ञान को बोटानी। अब आप इसको बोटानी कहो या बोटनी कहो या बोटैनी कहो या बोटानी कहो, बात एक ही है। अब आते हैं जंतु विज्ञान में, क्या पढ़ते हैं हम लोग? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। सिंपल सा बात है भैया, इस धरती पर दो ही तो जीव हैं जो सजीव हैं। कौन कौन से? एक हो गए जंतु और दूसरे हो गए वनस्पति, पेड़ पौधे। तो इसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं हम लोग फादर की। फादर मीन्स जनक। फादर मीन्स जनक। जैसे फिजिक्स का फादर पूछा जाए, वैसे देखिए आप किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली किसी व्यक्ति को फादर या जनक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। होते नहीं है, मान लेते हैं। होते
नहीं है, मान लेते हैं। चलिए पुराने वाली फिजिक्स जो है, पुरानी वाली के फादर जो है, जनक जो है न्यूटन भाई साहब हैं। आपने उनका गति में बहुत नाम सुना होगा, प्रकाश में उनका काफी नाम है। अच्छा, नई वाली के जो जनक हैं वो है गैलीलियो भाई साहब, या आजकल आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मान सकते हो। ठीक है, पुराने वाले फिजिक्स को अगर आप नाम दो तो कहेंगे चिरस्मृत भौतिकी। क्या कहेंगे? चिरस्मृत भौतिकी, चिरस्मृत भौतिकी। नाम सुनकर ये पुराना लग रहा होगा। और आज वाले को कहते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। अंग्रेजी में कहें तो मैकेनिकल साइंस, और इसको कहें तो मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिकल साइंस मुझे गलती हो गया, सॉरी सॉरी। आज वाले को क्या कहेंगे? आज वाले को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। बातें क्लियर हो रही होंगी। अब बातें हैं केमिस्ट्री के जनक पर। इनके जनक है लेवासिए भाई साहब। कौन है? लेवासिए। अकेले राज करते हैं, इंग्लैंड के हैं। अंग्रेजी में इनका नाम लिखा जाता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोगों को, क्योंकि लिखा रहता है लेवाजियर। चलिए अब आते हैं जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान में आपको याद होगा जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु भाई साहब है। कौन है? अरस्तु भाई साहब है। और इनका तो जंतु पर, जीवों पर जो है काफी कब्जा है, इसलिए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु भाई साहब। अंग्रेजी में इनका भी नाम काफी शानदार है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भैया? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, याद रखने की बात है। थियोफ्रेस्टस, बोले थियोफ्रेस्टस। इतनी सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे इसको फटाफट। चलिए छाप लिए, चलिए मिटाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 10th फिजिक्स। और फिजिक्स में आप देखोगे 10th में तो दो टॉपिक आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है प्रकाश के बारे में, और दूसरा आपको पढ़ना है विद्युत के बारे में। प्रकाश में आपको दो चैप्टर मिलेंगे। पहला प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। विद्युत में आपको दो चैप्टर मिलेंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद प्रकाश की बात करेंगे। और अगर 10th साइंस का क्रम बताएं हम आपको, सबसे पहले 10th फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर इसका केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और लास्ट में जाकर के बायोलॉजी पढ़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग विद्युत। विद्युत में भी कौन सा चैप्टर? विद्युत धारा। और एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो यह आपका 11वां चैप्टर बन जाता है। चलिए विद्युत धारा अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नाम तो सुना ही होगा, विद्युत धारा आपने सुना है। जल धारा, वायु धारा। जल धारा क्या है? तो जल बहा रहे हैं, जल की धारा को जल धारा कहते हैं। हवा बह रही है, वायु धारा कहते हैं। वैसे ही विद्युत बह रहा है, विद्युत धारा कहेंगे। अब बुझा रहा है? आप भी बह रहे हैं तो आप धारा कह दीजिए। तेल बह रहा है, तेल की धारा हो गई। जो बह रहा है उसकी धारा हो गई। कंटिन्यू बस बहना चाहिए। दूध बहा दिए, दूध की धारा हो गई। खून बहा दिए, खून की धारा हो गई। वैसे गलती मत करना है खून बहाने वाली, नहीं तो जेल जाओगे। तो विद्युत धारा समझिए। विद्युत धारा, अब देखिए आपको जल धारा समझ में आ जाता है, आपको तेल की धारा समझ में आती है, आपको वायु की धारा समझ में आती है, लेकिन आपको विद्युत की धारा नहीं समझ में आती है। इसका कारण एक है कि आप विद्युत मतलब समझते ही नहीं हो कि क्या होता है। आपको जल का मतलब पता है, लेकिन विद्युत का मतलब पता नहीं।
इसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके लिए विद्युत धारा महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में देखते होंगे, रसोई घर हो या आप अपने घर में कहीं भी जहाँ पे बल्ब जल रहा हो, पंखे चल रहे हो, कूलर लगा हो, एसी लगा हो, मोटर लगा हो, नहीं बल्ब जल रहा हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ये सब किसके कारण है? विद्युत धारा के कारण। आज यदि 1 घंटे के लिए हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। सोचिए कि बिजली पर हमारा जीवन कितना निर्भर हो चुका है। अब हम बिना बिजली के जीवन जी भी नहीं सकते, इतना हम लोग अधिक निर्भर हो चुके हैं। पहले तो बिजली नहीं थी ना, फिर भी लोग जीते थे, लेकिन आज जीवन हमारा अत्यंत निर्भर है बिजली पर, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के जितने सारे काम हैं सारे के सारे बिजली से ही होते हैं। फिर हमारे को गिर चुका है, हम इसको जो है उठा लेते हैं। चलिए, तो जितने सारे काम हैं वो सभी कहाँ से संपन्न होते हैं? बिजली से संपन्न होते हैं। आपके घर में मोटर लगा हो, मोटर भी बिजली का कमाल नहीं, मोटर चलता है तो पानी निकालता है, पानी निकलता है तब आप पीते हो नल के माध्यम से। आपके घर में पंखे लगे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि पंखा जो है कभी कभी आपका बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा चलने के बाद आपका हीटर बहुत गर्म हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो गर्म हो जाता है। तो विद्युत से गर्मी कैसे निकलती है भाई? आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर सोलर हो सकता है लगा हो, सबके घर पे नहीं, कुछ लोग के घर पे हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोलर ऊपर छत पे रखते हैं, धूप पड़ता है और उससे बिजली आ जाती है। कैसे? तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, वो लगा होता है, कैसे काम करता है? उधर से 11,000 वोल्ट का आ रहा है, आपके घर में 440 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट का आ रहा है। 440 वोल्ट वाला याद आ गया ना, इसीलिए बोल दिए हैं। 11,000 वोल्ट का बिजली आ रहा है और आपके घर पे तो 220 वोल्ट का चल जा रहा है, तो कैसे हो गया? इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग विद्युत धारा। बात समझ में आ गया होगा क्यों महत्वपूर्ण है। अब विद्युत धारा किसकी धारा है? विद्युत की धारा है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि विद्युत क्या है। तो देखिए, विद्युत या इसको आप कह सकते हैं वैद्युत, ये वास्तव में आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वह आया है इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं अंबर, पहले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंबर, पीला रंग का होता था। ग्रीक दार्शनिक लोग खोज किया ना इसकी। तो जो अटलांटिक महासागर था उसी के किनारे पीला रंग का अंबर मिलता था, एम्बर या इलेक्ट्रॉन उसको कहता था। तो वहां मिलता था, वो देखते उससे कोई भी पदार्थ सट जाता था, उसे रगड़ दीजिए तो जल्दी सट जाता था। तो उसको एम्बर कहा गया, उसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना और इसको विद्युत कहा गया। तो वास्तव में हम लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज है आवेश, समझना पड़ेगा। आवेश क्या है? आप कहोगे जब हम ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा हमको गुस्सा आता है तो हम आवेश में आ जाते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा आप रगड़ दीजिए तो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। जैसे आपका कंघी है, जैसे आपकी शर्ट है, सर्दी के दिनों में देखिएगा शर्ट उतारते समय चीट चीट की आवाज आती है। कलम जब आप हाथ पर ऐसे रगड़ते हो, बाल है अगर हाथ पे तो, नहीं तो बाल पे रगड़ना, बाल पर रगड़ते हो, उसके बाद आप छोटे कागज के पास ले जाते हो तो आप पाते हो कि उस कलम से जो है छोटे छोटे कागज चिपक जाते हैं। एक इसका प्रभाव है, ये प्रभाव है आवेश का। अब समझ लेते हैं कि आवेश कैसे काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, आवेश तो आपको समझ में आ गया क्या है? आवेश क्या है? वास्तव में कुछ नहीं है जी, आवेश एक गुण है जो कि हर एक पदार्थ में पाया जाता है।
और आवेश आने से क्या होता है? आवेश आने से नजदीकियां बढ़ती है या दूरियां बढ़ती है? आवेश आने से क्या होती है? नजदीकियां बढ़ती है या दूरियां बढ़ती है? आवेश आने से नजदीकियां बढ़ती है या दूरियां बढ़ती है? इसका मतलब है कि या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर आवेश आया और दोनों चीजें जो है आकर्षक गई तो यह आकर्षण बल है। आवेश के प्रभाव से अगर दोनों चीजें अलग अलग हो गई तो यह प्रतिकर्षण बल है। अब यह कैसे काम करता है इसको समझिए। तो आवेश एक गुण है जिसके कारण कोई बल लगता है, वह आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। अब ध्यान दीजिए, आवेश कितने तरह का होता है थोड़ा सा समझना जरूरी है। आवेश दो तरह का पाया गया, धन आवेश, ऋण आवेश। एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, नाम सुना ही होगा आपने, नाम रखे रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन भाई साहब बता के गए कि भैया आवेश जो है दो तरह का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। जैसे हर एक स्कूल में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक शरारती बच्चे, एक शांत बच्चे। प्यारे बच्चे, बहुत तेज बच्चे, शांत बच्चे बनते बहुत तेज बच्चे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज, और एक पढ़ने लिखने में बहुत बहुत एगो बीच वाला होगा। जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं उनको तो हमेशा क्या होता है? त्याग करना पड़ता है, सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक नहीं होते हैं वो लोग सब चीज का मजा लेते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो सब, वो भी दोनों पढ़ने वाले भी होते हैं ना, भी पढ़ने वाले होते हैं। तो वो बता के गए कि धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। अब धन आवेश और ऋण आवेश, जिस पर प्लस चार्ज रहेगा धन आवेश है, जिस पर माइनस चार्ज रहेगा ऋण आवेश। चलिए, आवेश के बारे में इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोगों ने साइंस का बारे में अध्ययन किया, थोड़ा जाना कि साइंस है क्या, और थोड़ी सी चर्चा आवेश की। इतनी जानकारी अगर आपके पास रहती है फिर आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगले वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें आवेश का एकदम पूरा भरमार आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, जितने क्वेश्चन आते हैं सब कुछ, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत